गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, एमएससी फाइनल का जो हमारा टॉपिक रनिंग में था वो हम क्या पढ़ रहे थे। हमने जो कल कंटिन्यू कर रखा था टॉपिक वो हमारा था रिडक्शन में हमने स्टार्ट किया था बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन में हमने क्या देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके रिडक्शन के लिए हम बर्च रिडक्शन काम में लेते हैं। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन हम किस तरह से करवाते हैं। हम एल्कली मेटल्स लेते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनमें से कोई भी एल्कली मेटल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो एल्कली मेटल होती है उसके साथ हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं लिक्विड अमोनिया। ठीक है, देखो क्या करते हैं, हम एल्कली मेटल लेंगे, ठीक है, और जो सॉल्वेंट लेंगे वो हम लेंगे लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और जो प्रोटॉन सोर्स होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है वो हम क्या लेते हैं यहाँ, अल्कोहल, या हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी बर्च रिडक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर हमने देखा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनका जब रिडक्शन किया जाता है बर्च रिडक्शन से, तो जो बर्च रिडक्शन है वो क्या करता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब मैंने बेंजीन का रिडक्शन करवाया था इस रिएजेंट से तो उसने 1,4 रिडक्शन किया था, 1,4 रिडक्शन किया था ना, तो वो जो डबल बॉन्ड आए थे वो कैसे थे, नॉन कॉन्जुगेटेड थे, इस तरह से ही तो बना था ना। ठीक है, फिर मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई कि अगर मेरे पास एरोमेटिक सिस्टम तो है लेकिन उस पर अगर कोई ग्रुप लाइक विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो बर्च रिडक्शन की रेट को कैसे इफ़ेक्ट करेंगी, वो चीज़ हमने फिर देखी। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो मैकेनिज़्म हम देखते हैं बर्च रिडक्शन का, उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है रेडिकल एनाइन। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन में जो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी के बेस पर हम इन एरोमेटिक सिस्टम्स की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ ये कही थी कि जब कार्बोकेटाइन बनता है, जब कार्ब एनाइन बनता है, ठीक है, तो यहाँ जो ग्रुप है अगर वो विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें अच्छे से पता है कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी विड्रॉइंग ग्रुप से क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अगर हमारे पास कंपाउंड तो एरोमेटिक ही है लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि 1,4 रिडक्शन ही होगा वहाँ भी। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है उस एरोमेटिक सिस्टम में तो वहाँ पर क्या करते हैं वहाँ पर हम 1,4 यानी इप्सो पैरा रिडक्शन वहाँ पर हम नहीं करते हैं, क्योंकि इप्सो पर जो रिलीजिंग ग्रुप है वो बनने वाले कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है और हम ये चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल रहे। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात की जाती है तो हम ऑर्थो मेटा रिडक्शन को प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि ऑर्थो मेटा रिडक्शन लेने पर जो रेडिकल एनाइन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो हम रिडक्शन करवाते हैं इप्सो पैरा। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे जिसमें हमने सिर्फ ग्रुप का जो नेचर था वो हमने देखा कि रिलीजिंग है या फिर विड्रॉइंग है, उसके बेसिस पर हमने ये डिसाइड किया था कि हमें रिडक्शन कहाँ करवाना है। ठीक है ना, तो आगे हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और कंटिन्यू करने वाले हैं, आप लोग अच्छे से देखो। ठीक है, देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, बर्च रिडक्शन करना है। ठीक है, जब बर्च रिडक्शन हम करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, एल्कली मेटल हमें लेना है, जैसे मैंने ले लिया है सोडियम, और लिक्विड अमोनिया यहाँ पर क्या है, अपना सॉल्वेंट है, और जो प्रोटॉन सोर्स है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है इथेनॉल। ठीक है, रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें देखना है। मैंने माना कि मुझे प्रोडक्ट मिलता है ए, फिर नेक्स्ट कंडीशन हमें दी गई है हाइड्रोलाइसिस,
ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देखो किस तरह से हम मैकेनिज्म करवाएंगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो आप देखेंगे। सबसे पहले हमें अच्छे से पता है कि ये OMe एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जब रिलीजिंग ग्रुप का बर्च रिडक्शन करवाया जाता है तो होता है ऑर्थो मेटा रिडक्शन। ये सब हमने कल ही डिस्कस किया है, ठीक है ना। ये रिडक्शन हो गया कैसा, ऑर्थो मेटा रिडक्शन, ठीक है। ऑर्थो मेटा रिडक्शन के बाद हम आगे क्या स्टेप अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, अब हमें करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब हम एस्टर का करते हैं, इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ईथर का, सॉरी, तो यहाँ क्या जाएगा, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल आ गया। अगर मैं इसके टोटोमेरिस में यहाँ पर करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिल। देखो यही बनेगा क्या, यही बनेगा ना। अगर मैं इसके टोटोमेरिस में अब करवाऊँ तो ये वाला H यहाँ से शिफ्ट होके हमें क्या दे देता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड दे देता है, इसलिए हम इस वाले H को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, यही बनेगा। अब देखो आगे क्या हो सकता है, मैं फिर से टोटोमेरिस्म करवा दूँ। इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड टोटोमेरिस्म। एक्सटेंडेड टोटोमेरिस्म में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, जनरली टोटोमेरिस्म में क्या होता है कि सिर्फ इन यहाँ तक ही टोटोमेरिस्म कंप्लीट किया जाता है, 3 एटम तक ही, ठीक है ना। एक्सटेंडेड में यानी कि उनसे ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर हम टोटोमेरिस्म को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा यहाँ जो टोटोमेरिस्म वो यहाँ तक आ रहा है तो ये एक्सटेंडेड टोटोमेरिस्म में काउंट हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट है वो ये मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने सबसे पहले बर्च रिडक्शन किया है, जिसका मैंने मैकेनिज्म आपको नहीं बताया क्योंकि वो मैंने कल ही डिस्कस किया था। अभी हम सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमें सिर्फ इस रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेटिंग, उसका नेचर हमें देखना है। तो जब हमने इसको देखा तो ये जो OMe है उसका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब किसी एरोमेटिक सिस्टम में होता है तो हम ऑर्थो मेटा रिडक्शन करवाते हैं, जो हमने यहाँ पर करवा दिया था, ठीक है। करवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या है, हमें दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस। जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ईथर से क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल जो है वो अपने इनोल फॉर्म में है तो टोटोमेरिस्म से किस में चला जाएगा, कीटो फॉर्म में चला जाएगा। कीटो फॉर्म में जाने के बाद मैंने फिर से टोटोमेरिस्म करवाई और हमें मिल गया कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब इस कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की हमने एक्सटेंडेड टोटोमेरिस्म करवा के क्या कंपाउंड बना लिया है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमने जनरेट कर लिया है। समझ गए ना ये क्वेश्चन। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर मैथिल लगा हुआ है, ठीक है। इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, ये OMe है और ये यहाँ पर मैथिल है। सबसे पहले ये रिएजेंट का हमें लेना है, ठीक है। तो ये रिएजेंट देखते हैं, हमें आइडिया लगा लेना है कि बर्च रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन में ये भी रिलीजिंग है और ये भी रिलीजिंग है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में मुझे ऑर्थो मेटा रिडक्शन करना है। तो क्या मैं इस तरह से रिडक्शन कर दूं, क्या ये ऑर्थो मेटा रिडक्शन है, बिल्कुल है। ये इन दोनों के लिए ऑर्थो है, ये इन दोनों के लिए मेटा है, ऑर्थो मेटा रिडक्शन हो रहा है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में ईथर से अल्कोहल बनता है तो बना दो, ये लो OH, और ये अपना मैथिल यहाँ मेंटेन है। अब क्या होगा, सेम वही स्टेप आ जाएंगे ना, टोटोमेरिस्म करवाएंगे। जब टोटोमेरिस्म करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना।
फर्दर टॉटोमेरिज में जब करवाएंगे तो नॉन कॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड एल्केन बनेगी। क्या होगा, यहाँ वाला एच ट्रांसफ़र होगा ना। अब देखो ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट स्टेप था एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज, वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे आराम से। सेम वैसा ही है, बस मैंने इस पर मैथिल को इंसर्ट करवाया है, समझ रहे हो ना। ये लो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल चुका है। समझ गए ना किस तरह से मैकेनिज्म करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। सेम ऐसा ही था ये तो, है ना। इसमें सिर्फ वेरिएशन कहाँ था, मैंने एक मैथिल को ऐड कर दिया था बस। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ही रिलीजिंग ग्रुप है। सेम सबसे पहले हम करेंगे इसका बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में हमें पता है जब रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो जो रिडक्शन होता है वो कैसे होता है, ऑर्थो मेटा रिडक्शन हमें वहाँ पर करना होता है, पता है ना ये सब। ठीक है, रिएजेंट ले लो यहाँ सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया और ये है अपना इथेनॉल प्रोटॉन डोनर। ठीक है, कर दो रिडक्शन। किस तरह से रिडक्शन करोगे आप, किस तरह से ऑपरेट करेंगे रिडक्शन, देखो ये बन जाएगा क्या, ये इन दोनों के लिए ऑर्थो है, ये इन दोनों के लिए मेटा है। हो गया ऑर्थो मेटा रिडक्शन, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई कर दो, हाइड्रोलाइसिस, दोनों ईथर का हाइड्रोलाइसिस होके अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है ना, यह भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल। देखो अल्कोहल बन रखा है। अब ये जो अल्कोहल है वो देख के आपको पता चल रहा है कि एक इनोल फॉर्म है, इनोल है मतलब ये अपने कीटो फॉर्म में भी जा सकता है। तो आगे जब आप करवाएंगे तो आपको टॉटोमेरिज्म से 1,3 डाई कीटो कंपाउंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। समझ गए ना, 1,3 डाई कार्बोनिल मिल रहा है हमें। ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बर्च रिडक्शन के बेस पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना है हमें ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप बर्च रिडक्शन का है जिससे ए बनेगा, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस का है जिससे बी बनेगा। समझ गए ना। अब हमें आगे करवाना है, किस तरह से हम करवाएंगे वो चीज़ आप देखो। कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले करना है बर्च रिडक्शन। पूरा रिएजेंट मैंने नहीं लिखा है इस बार, ठीक है ना। हमें अच्छे से पता है बर्च रिडक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल या कोई भी प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक है, ये अपना कंपाउंड है, इसका हमें करवाना है सबसे पहले बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन कैसे करवाओगे कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसका तो इप्सो पैरा हो और जो डोनेटिंग ग्रुप है उसका ऑर्थो मेटा हो। तो हमें कोई ऐसी साइड पे रिडक्शन करवाना है, तो देखना ये सही है क्या। जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसके लिए इप्सो पैरा कंडीशन है, जो डोनेटिंग है उसके लिए ऑर्थो मेटा कंडीशन है। मतलब ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा ईथर का और क्या मिल जाएगा हमें, अल्कोहल। अल्कोहल बन गया। ये इनोल फॉर्म है जो टॉटोमेरिज्म से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट
हो सकता है, हो गया कन्वर्ट। अब मुझे टोटोमेरिज्म में करवानी है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला शिफ्ट होगा। ठीक है, क्या बन जाएगा देखो, यही बनेगा क्या, यही बनने वाला है ना। अब हम करवा देंगे एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म। एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म से हमें ये मिल जाएगा क्या, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। इस तरह से आप बर्च रिडक्शन किसी भी कंपाउंड पर आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो अब जो मैं एग्ज़ाम्पल आपको करवाऊँगी वहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है ना, तो वो आप लोग ध्यान से देखना। देखो जो अपना नेक्स्ट कंपाउंड है वो है ये, इसका मतलब यहाँ कोई भी ग्रुप है आगे, है ना, पूरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर रहे, और कोई भी ग्रुप वहाँ लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब हमें करवाना है रिडक्शन। देखो देखो हम कैसे करेंगे रिडक्शन। सबसे पहले इस कंपाउंड का क्या होगा, बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन से हमें अच्छे से पता है ये डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो मेटा रिडक्शन हमें करवाना है। करवा दो ऑर्थो मेटा रिडक्शन। देखो यहाँ OET है, ठीक है ना। अगर मैं ये रिडक्शन करवाऊँ तो क्या ये ऑर्थो मेटा रिडक्शन है, बिल्कुल है। ये इसके लिए ऑर्थो है, ये इसके लिए मेटा है, पॉसिबल है ना ये वाला रिडक्शन। ठीक है, ऐसे ही मैं ये भी तो करवा सकती हूँ, जरूरी थोड़ी यही ऑर्थो मेटा डिसाइड करूँ मैं। अगर मैंने रिडक्शन करवा दिया ऐसे तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। ये इसके लिए ऑर्थो है, ये इसके लिए मेटा है, यहाँ ये ऑर्थो है तो ये मेटा है। ऑर्थो मेटा रिडक्शन ही हो रहा है ना दोनों कंडीशन में। चलो ये दोनों कंडीशन हमने ले ली, दोनों कंडीशन से हम प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस हमें करवाना है। हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे तो हमें अच्छे से पता है कि ईथर से अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, ये बना दो आप अल्कोहल, OH बन गया। यहाँ भी क्या बन जाएगा, OH। समझ रहे हो ना, ये आ गया है OH। ये मिलेगा हमें आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है टोटोमेरिज्म करवानी है, करवा दो टोटोमेरिज्म। क्या होगा टोटोमेरिज्म से, ये कीटोन और ये यहाँ पर ये ग्रुप जो डबल बॉन्ड है वो मेंटेन रहेगा ना यहाँ वाला। ऐसे इधर आप जब करवाओगे तो आपने क्या देखा, यहाँ गया डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड क्या है, मेंटेन। ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है ना। अब मुझे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो मैं यहाँ से इस H को ट्रांसफ़र करूँगी। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट टोटोमेरिज्म में मैं यहाँ से इस H को ट्रांसफ़र करूँगी। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड लाना है तो मैं इस H को ट्रांसफ़र करूँगी। यही काम करेंगे ना। देखो क्या होगा, इसमें जब मैंने टोटोमेरिज्म करवाई तो मुझे ये कंपाउंड मिलता है, यहाँ ये और ये आ गया OH, ये मिलेगा ना। ऐसे ही जब मैंने इसमें टोटोमेरिज्म करवाई, ठीक है ना, तो मुझे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ OH आ जाता है और ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बन जाता है। यही बनेगा ना। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करवाना है, एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म। एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म हम कैसे करते हैं हमें अच्छे से पता है। क्या करना है, ये H यहाँ तक आएगा, ऐसे ही जो इसका H है वो भी यहाँ तक जाएगा ना।
यही होगा। देखो इधर हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये वाला मिलेगा। समझ रहे हो ना किस तरह से बना रहे हैं। ऐसे ही जब आप इधर बनाओगे तो आफ्टर एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म, एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म हमें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है दोनों की स्टेबिलिटी, क्योंकि पाथ तो दोनों ही सही है, दोनों ही वे में रिएक्शन करवाई जा सकती है, लेकिन डोमिनेंट दोनों थोड़ी होंगे। डोमिनेंट तो कोई एक ही होगा ना, किसी एक को हमें मेजर बोलना पड़ेगा। तो हम किसे मेजर कहेंगे, जहाँ एल्केन जो बन रही है वो मोर स्टेबल हो, और यहाँ जो एल्केन बन रही है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ठीक है ना, इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो पाथवे है, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर है। होप अच्छे से पूरा क्लियर हो रहा होगा। हमने सिर्फ दोनों कंडीशंस ली है। ऑर्थो मेटा रिडक्शन यहाँ दो तरह से पॉसिबल है, तो दोनों वे मैंने यहाँ पर लिए हैं। दोनों वे से सेम वही टोटोमेरिज्म, सबसे पहले बर्च रिडक्शन, फिर हाइड्रोलाइसिस, देन टोटोमेरिज्म, फिर से टोटोमेरिज्म, और फिर एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म मैंने करवाई है। और जो प्रोडक्ट आए हैं उनको मैंने कंपेयर किया, तो मैंने ये देखा कि जो फर्स्ट मैकेनिज्म से मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसमें जो एल्कीन बन रही है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, मतलब ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो उधर सेकंड बना है राइट में वो क्या होगा, इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। आराम से समझ में आ रहा होगा, इजी सा ही है बिल्कुल, है ना। बस दोनों वे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये देखो बर्च रिडक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कितना यूज़फुल है, कॉन्जुगेटेड को नॉन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है ना। अब देखो, अब एक और एग्जांपल मैं ऐसा ले रही हूँ जिसमें मैं करवाऊँगी रिडक्टिव एल्काइलेशन। ठीक है ना, रिडक्टिव एल्काइलेशन भी ऑपरेट किया जा सकता है बर्च रिडक्शन के थ्रू। कैसे होगा, देखो जैसे ये कोई एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, इसकी रिएक्शन रिएजेंट देखो, सबसे पहले सोडियम और लिक्विड अमोनिया है। ठीक है ना, फिर मैंने कोई प्रोटॉन सोर्स लिया है और साथ ही मैंने लिया है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मैंने लिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएजेंट है यहाँ, समझ रहे हो ना। हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड भी लिया है। पहले एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होगी, है ना, फिर प्रोटॉन डोनर का काम होगा। एल्किल हैलाइड और फिर जो भी प्रोटॉन डोनर है वो आएगा। क्या होगा पता नहीं, क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो क्या होगा, मैकेनिज्म कैसे हम बनाएंगे इसका। मैकेनिज्म क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें अच्छे से पता है बर्च रिडक्शन है, रिएजेंट देख के पता चल रहा है हमें। बर्च रिडक्शन में हमें पता है अगर विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें जो रिडक्शन करना होता है वो इप्सो पैरा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ Na+ लिक्विड अमोनिया। देखो प्रोटॉन सोर्स में अभी नहीं ले रही हूँ, मतलब मैंने अभी सिर्फ सॉल्वेंट लिया है और सोडियम लिया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास जब यहाँ दो रेडिकल बनेंगे, ठीक है ना, जब यहाँ रेडिकल बनेंगे तो ये जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लेगा, Na+। ठीक है, और जो रेडिकल है वो उसे एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, एनायन। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे ना अच्छे से। ठीक है, अब सेकेंड रिएजेंट जो हमें गिवन है वो है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड गिवन है ना, एसिड को ओपन करके लिख देते हैं, यहाँ से HX बाहर हो जाएगा। ठीक है, HX यहाँ से बाहर हो गया है।
इसने यहाँ पर अटैक किया और यहाँ से बाहर क्या हो गया है, मैथिल, सॉरी X। ठीक है, देखो क्या बन रहा है अपने पास, यहाँ एसिड H+ देते हैं ना, जब ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से X- बाहर निकलेगा, इसलिए मैंने H को यहाँ से बाहर किया है और यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जो H निकला है वो एसिडिक के फॉर्म में निकला है, H+ के फॉर्म में निकला है। ठीक है ना, इस नेगेटिव पे क्या जुड़ गया है, मैथिल। क्या अपने पास ये स्पीशीज़ है अभी, देखो क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यही तो बन रहा है। अब क्या होगा, यहाँ तो CO2 गैस बन रही है, वही आराम से निकल सकती है, तो यहाँ से CO2 मोल यहाँ से रिमूव होगा और हमें ये स्पीशीज़ मिल जाएगी, क्या, यहाँ CH3 और यहाँ पर कार्बेनाइन, और ये रेडिकल अभी भी यहाँ पर मेंटेन है, ये मिलेगा ना। ठीक है, अब क्या होगा, इस रेडिकल को दूसरा सोडियम आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये चीज़ हम यहाँ भी कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है ना, यहाँ भी दोनों को नेगेटिव में बना सकती थी, 2 मोल सोडियम लेके, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटॉन सोर्स जो भी आपने लिया है वो यहाँ इनको क्या दे देगा, प्रोटॉन दे देगा, हमें मिल जाएगा ये, यहाँ दोनों H जुड़ गए हैं, समझ रहे हो ना। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है वो रिडक्टिव, ये जो एग्ज़ाम्पल है वो रिडक्टिव अल्काइलेशन का एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि जो अल्काइलेशन हुआ है वो वाया रिडक्शन हुआ है। ठीक है ना, पहले रिडक्शन प्रोसीड होते हुए यहाँ पर अल्काइलेशन हुआ है, इसलिए ये रिडक्टिव अल्काइलेशन का एग्ज़ाम्पल है। समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ गए, इंटेलिजेंट हो ना सब, है ना, बन गया। देखो मिटा दो इसको, तो मिटा ही देती हूँ। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आप ले रहे हो और मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल में यहाँ OMe को लगा दिया है। ठीक है ना, OMe लगा दिया है और मैंने स्टेप ऐड कर दिया है एक और, क्या, हाइड्रोलाइसिस। अगर आपको अभी मैं बोलती ना बना के दिखाओ तो आप बना देते, क्योंकि बिल्कुल ईजी सा है ये, लेकिन अभी मुझे ही बनाना है तो मैं बना के दिखा देती हूँ। देखो क्या होगा, सबसे पहले जो भी अपना कंपाउंड उसको ले लो, उसका बर्च रिडक्शन कर दो। देखो ये जो रिएजेंट है वो रिडक्टिव एल्काइलेशन का है, क्या दिख रहा है ना, एल्किल हैलाइड भी गिवन है इसमें, मतलब ये जो स्टेप है वो रिडक्टिव एल्काइलेशन का है। जो COOH है वो यहाँ से CO2 को रिमूव कर देता है और वहाँ पर उसकी जगह क्या आ जाता है, मैथिल। मैकेनिज्म हमने अभी अभी देखा है, इसलिए मैं इस पूरे रिएजेंट को नंबर 1 दे रही हूँ कि मैंने पूरा रिएजेंट यहाँ लिख दिया। जैसे पूरा रिएजेंट यहाँ मैंने लिखा, उसने पूरा काम यहाँ कर दिया और जो COOH उसकी जगह एक मैथिल आ गया। यही तो होगा ना, बिल्कुल यही होगा, समझ रहे हो ना। ये OMe यहाँ पर अपना मेंटेन है, यही होगा ना। पूरा मैकेनिज्म हमने अभी अभी देखा है, बस उसमें OMe तो नहीं था, बाकी तो सेम ही था। अब नेक्स्ट स्टेप अपना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा इस ईथर का, ईथर हाइड्रोलाइसिस करके बना रहा है अल्कोहल। अल्कोहल बनने के बाद हम देख रहे हैं कि ये इनोल फॉर्म है तो वो अपने कीटो फॉर्म में जा सकता है। जब ये कीटो फॉर्म में जाएगा तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। इसमें फिर से टोटोमेरिस में हो सकती है, यहाँ से ये H जा सकता है, ठीक है ना। H तो ये लेस एसिडिक है, लेकिन मुझे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड चाहिए। कॉन्जुगेटेड ज़्यादा स्टेबल होता है ना रेजोनेंस की वजह से, इसलिए मैंने इस H को यहाँ से भगा दिया है। समझ गए ना, इनोल ये वाला बनाया है मैंने। अब जो टोटोमेरिस में होगी वो होगी एक्सटेंडेड टोटोमेरिस। एक्सटेंडेड टोटोमेरिस में यहाँ पर हो जाएगी और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या, मुझे उम्मीद है आप इस तरह के एग्ज़ाम्पल आराम से कर लेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है, ठीक है ना।
हाइड्रोलाइसिस का स्टेप आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, हाइड्रोलाइसिस ही तो करवाना है, आराम से करवा देंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, बन गया आराम से। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये जो था बर्थ रिडक्शन कंप्लीट है, ठीक है। बर्थ रिडक्शन जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो हमने जब स्टार्ट किया था रिडक्शन तब आपको ये चीज़ कही थी कि रिडक्शन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में हम एल्कीन का कर सकते हैं और एल्काइन का कर सकते हैं, तो हमने एल्कीन का स्टार्ट किया था। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हमने कर लिया था, है ना। रिडक्शन हमने करवाया था ना कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस टर्म आपने उसकी देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ए मेटल से रिडक्शन करवाया था, डाइमाइड से रिडक्शन करवाया था। फिर मेटल बेस्ड कैटलिस्ट यानी बर्च रिडक्शन मैंने काम में लिया था। फिर हमने एरोमेटिक एल्कीन का भी रिडक्शन किया, एरोमेटिक रिंग का ही है ये, ठीक है ना। ये सब बर्च रिडक्शन सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ एल्काइन, ठीक है। अब हम एल्काइन का रिडक्शन करेंगे। देखो एल्कीन का रिडक्शन कंप्लीट, ठीक है ना, जिसमें हमने एरोमेटिक एल्कीन का भी कर लिया है, एलिफेटिक का भी कर लिया है, कॉन्जुगेटेड का भी कर लिया है, ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का मुझे अब रिडक्शन करना है, ठीक है। एल्काइन का जब हम रिडक्शन करेंगे, जैसे एल्कीन का जब मैंने किया तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाया, और भी बहुत सारे रिडक्शन हमने किए, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी होगा। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, एल्कली मेटल से भी इसका रिडक्शन करूँगी, ठीक है ना। डाईसीएमाइल बोरेन से भी इसका रिडक्शन करूँगी, समझ रहे हो ना। तो ये सारे रिडक्शन अब हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन अच्छे से हमें पता है इसका मीनिंग क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 का जुड़ना, ठीक है। तो कैटलिस्ट हम जनरली ट्रांजिशन मेटल्स को यूज़ करते हैं, तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, ठीक है। इन सब को आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर सरफेस प्रोवाइड करने का काम करेंगे और हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेंगे। जो हेट्रोजेनियस हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा था वो सबसे सिंपल हाइड्रोजनेशन होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में, समझ रहे हो ना। तो वो काम यहाँ पर होगा। क्या होगा, देखो जैसे मैंने कोई एल्कीन लिया, सॉरी एल्काइन मैंने कोई लिया, ये वाला, इसका मैंने किया कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। सिंपल कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, एल्कीन बनती है, तो बना दो एल्कीन। ये लो, एल्काइन से एल्कीन ही बनेगी ना, जिसका अगर फर्दर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एल्केन। यही तो होता है, एल्काइन से पहले बनती है एल्कीन और एल्कीन से फिर क्या बन जाता है, एल्केन। समझ रहे हो ना। ये सिंपल जो हाइड्रोजनेशन है उसको मैंने लिखा है। मैकेनिज्म मुझे फिर से बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब एल्कीन का रिडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से बता दी थी कि जो कैटलिस्ट है वो सबसे पहले क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस पर, ठीक है ना। फिर हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी हमारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है वो उस कैटलिस्ट के सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो हाइड्रोजन्स है वो कैटलिस्ट की सरफेस को छोड़कर उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर क्या होती है, ट्रांसफ़र वहाँ पर हो जाती है। सेम ये काम हमें, वो सेम मैकेनिज्म यहाँ 2 बार रिपीट होगी। पहले एल्काइन से एल्कीन बनेगा, ठीक है ना, मतलब हमें 2 मोल H2 यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे एल्केन बनाने के लिए, समझ रहे हो ना। अगर एल्केन बनाना है तो 1 मोल H2 से भी काम हो जाएगा, समझ गए होंगे, ठीक है। ये है कैटालाइटिक
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बाद जो हमारा टॉपिक है, देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ना आपने एक रिएजेंट पढ़ा होगा, लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट ये होता है पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट लिंडलार कैटलिस्ट होता है। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है, जब हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है एल्काइन का, तो हमें एल्केन नहीं मिलती, यहाँ पर सिर्फ एल्केन मिलती है। तो जब हमें एल्काइन से एल्केन बनानी हो, और वो भी कैसी? सिस एल्केन। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लिंडलार कैटलिस्ट है उससे जब हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है एल्काइन का, तो हमें सिस एल्केन मिलती है, ठीक है। अब देखो, अगर लिंडलार कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है तो एल्काइन से एल्केन बनाएगा, कन्फर्म है। एल्केन कभी नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट, ठीक है ना, तो क्या काम करता है? बेरियम सल्फेट की जो पैलेडियम है वो एक पॉइजनस मेटल होती है, ठीक है। तो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम बेरियम सल्फेट इस रिएजेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। पैलेडियम एक पॉइजनस कैटलिस्ट होने के कारण इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट को भी इसके साथ यूज़ किया जाता है, जो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। समझ गए इतना? अब रिएक्टिविटी इसकी हमने कम अगर कर दी है बेरियम सल्फेट से, तो ये क्या करता है? एल्केन से एल्केन नहीं बना पाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कौन कम कर देता है? बेरियम सल्फेट। समझ गए ना? एल्काइन से एल्कीन ही क्यों बना, समझ गए। अब देखो क्या होगा, एल्काइन से बना एल्कीन, और एल्कीन भी कैसा? सिस एल्कीन, ठीक है ना। वो हम इसके मैकेनिज्म से देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है, सेम वैसे ही मैकेनिज्म कर लिया जाता है, ठीक है ना। पता है ना अच्छे से सिस एल्कीन क्यों बनता है? आराम से आप लोगों को पता है। एल्कीन का जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था ना कि जब कैटलिस्ट हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन करता है और फिर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होता है, तो जब हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र कैसा होता है? सिन एडिशन होता है दोनों हाइड्रोजन का। समझ रहे हो ना? जो दोनों हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, इसलिए जब एल्काइन से एल्कीन बनती है तो वो सिस एल्कीन बनती है। समझ गए ना? सिस एल्कीन क्यों बनती है? सिस एल्कीन बनेगी हमेशा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हमेशा सेम साइड से आएंगे, क्योंकि दोनों एच का हमेशा सिन एडिशन होगा। समझ गए ना? एल्काइन का मैकेनिज्म सेम एल्कीन के जैसा ही है, मुझे लगता है, पता नहीं, बताना ही चाहिए, बता ही देती हूँ मैं। देखो क्या करना है, ये कैटलिस्ट है, सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या होगा? यहाँ एड्जॉर्प्शन करवा दो, एड्जॉर्प्शन हाइड्रोजन का। जब यहाँ हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन होगा तो क्या ये कंपाउंड बनेगा? बिल्कुल यही बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ है? एड्जॉर्प्शन ऑफ H, हाइड्रोजन का क्या हुआ है? यहाँ एड्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन के एड्जॉर्प्शन के बाद अब क्या होता है? जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है वो आता है, उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का क्या किया जाता है? एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट है वो अब क्या करेगा? अपनी सरफेस पर उसने H2 को तो बाइंड किया हुआ ही है, ठीक है ना। इसी सरफेस पर वो क्या करेगा? जो एल्काइन है उसको भी बाइंड कर लेगा, ठीक है। बाइंड कर लिया इसने। अब क्या होगा? हमें अच्छे से पता है, हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफ़र होने हैं तो बस कर दो ट्रांसफ़र, यही होगा ना। ये यहाँ पर जो भी एल्किल है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर ये बन गया डबल बॉन्ड C, और ये आ गया एक H, ठीक है। हाफ रिडक्शन हो चुका है। अब आगे फिर से क्या होगा? जो दूसरा H है वो भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा दूसरे कार्बन पर, ठीक है।
और ये जो कैटलिस्ट था जिस स्टेट में हमने लिया उसी स्टेट में हमें वापस मिल गया। मतलब कैटलिस्ट का जो काम था वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करना था, और जो दोनों हाइड्रोजन है उनका जो एडिशन है वो कैसा होता है, सिन एडिशन। सिन एडिशन होगा, ये तो कंफर्म है, मैकेनिज्म से आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आगे इसका रिडक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैलेडियम एक पॉइजनस मेटल है, ठीक है ना। इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम बेरियम सल्फेट यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो बेरियम सल्फेट पैलेडियम की रिएक्टिविटी को जब कम कर देता है तो वो एल्काइन से एल्कीन तो बना देता है, लेकिन एल्कीन से आगे एल्कीन नहीं बना पाता। समझ गए ना, ये इसका मैकेनिज्म है जो आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखो बताने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, हम पीजी फाइनल में है, अगर एक बार वो चीज़ आ चुकी है ना बार बार उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है समझ रहे हो। लेकिन बता ही दिया है तो देख लो आराम से, इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा रफली बताया है लेकिन समझ में तो आ ही रहा है। देखो अब हमें क्या करना है, जो एल्काइन का रिडक्शन है वो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से हो गया। अब हमें करना है हाइड्रोबोरेशन। एल्काइन का मैं क्या करूँगी, हाइड्रोबोरेशन अब हमें करवाना है, ठीक है ना। अब देखना हम क्या करेंगे, देखो हमें करना है एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन अगर हमें एल्काइन का करना हो तो हम किस तरह से करेंगे वो हमें देखना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन एल्काइन का जब हम करते हैं तो हम रिएजेंट जो काम में लेते हैं वो होता है डाई सी एमाइल बोरेन, ठीक है ना। डाई सी एमाइल बोरेन जो कि एक बल्कि रिएजेंट है, क्योंकि इसमें डाई एमाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। देखना क्या होगा, सबसे पहले डाई सी एमाइल होता क्या है वो देखो। ये जो ग्रुप है वो एमाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये है डाई सी एमाइल बोरोहाइड्राइड, डाई सी एमाइल बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है एल्काइन से। तो जब हम एल्काइन से रिएक्शन करवाते हैं देखो क्या होगा, देखते जाना। सबसे पहले कोई भी एल्काइन हम लेंगे, उस एल्काइन की रिएक्शन हम करवाएंगे। ये दोनों डाई सी एमाइल है, SiA यानी सी एमाइल, दो है इसलिए 2 लिखा है, और BH यानी बोरोहाइड्राइड, समझ गए ना। डाई सी एमाइल बोरोहाइड्राइड हमें लेना है। फिर मैंने जो रिएक्शन करवाई है वो एसिटिक एसिड से करवाई है, जिसका H मैंने ड्यूटेरियम से प्रतिस्थापित किया है, ठीक है ना। ये एक प्रोटॉन सोर्स की तरह काम करेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट वो देखो, मैकेनिज्म देखो। आपने हाइड्रोबोरेशन पढ़ा होगा, जब हम BH3 की रिएक्शन एल्कीन से करवाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो बोरोन और जो हाइड्राइड है उनका एडिशन होता है सिन एडिशन, समझ रहे हो ना। सिन एडिशन होता है, ऑक्सीडेशन में पढ़ा है हमने, है ना। ऑक्सीडेशन में हमने बोरोहाइड्राइड का करवाया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ाया होगा, है ना। उसमें हमने देखा था कि जो बोरोहाइड्राइड है उसका एडिशन सिन होता है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। एल्काइन में कौन सा मार्कोनिकोव, यहाँ कोई मार्कोनिकोव फॉलो नहीं होता है, लेकिन एडिशन सिन होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा, ये अपना रिएजेंट है, ये हाइड्राइड आयन है और ये बोरॉन पर चार्ज है पॉजिटिव। क्या होगा, सिन एडिशन होगा। किस तरह से होगा करवा दो। ये R है, यहाँ तो आ गया है बोरॉन, इसके साथ जुड़े हुए हैं 2 सी एमाइल ग्रुप और ये है H, सिन एडिशन। समझ रहे हो ना, सिन एडिशन क्यों होता है, क्योंकि जब बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन करवाई जाती है तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बना ही देते हैं इधर। क्या होता है,
इसी तरह से होता है ना, क्या होगा, यहाँ जो H है वो धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता रहेगा और यहाँ नया बॉन्ड बनता रहेगा और यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, ठीक है ना। 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट हाइड्रोबोरेशन में यहाँ पर हमें मिलती है, ठीक है ना। तो इस ट्रांजिशन स्टेट से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो बोरॉन और जो हाइड्राइड है उनका एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। अब जो भी प्रोटॉन सोर्स हमने यूज़ किया है, जैसे मैंने यूज़ किया है एसिटिक एसिड, जिसमें मैंने H को D से रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, ठीक है ना। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D, समझ रहे हो ना। ये एक हाइड्रोलाइसिस का काम कर रहा है और यहाँ क्या है अपना ये H जो यहाँ पहले से था, समझ रहे हो ना। क्या मिल रहा है हमें यहाँ मिल रहा है सिस एल्कीन, ठीक है ना। ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, जिसमें हम डाई सी एमाइल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइन से, चूँकि एक बल्कि लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये एल्काइन से एल्कीन जनरेट कर देगा, लेकिन आगे इसका एल्केन में रिडक्शन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बल्कि है ना। जब हमने कर दिया रिडक्शन एल्काइन से, जब देखो एल्काइन में सबसे कम स्टेरिक रिपल्शन, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेकिन जब हम एल्कीन बनाएंगे तो कुछ ग्रुप और ऐड हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। इसलिए डाइसिमाइल बोरेन जो है वो बल्कि लिगेंड, बल्कि रिएजेंट होने के कारण वो एल्कीन से फर्दर एल्केन में उसका रिडक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अगर हमें एल्काइन से एल्कीन ही बनाना है और वो भी कैसा, सिस एल्कीन हमें बनाना है, ठीक है ना, तो हम ये हाइड्रोबोरेशन भी यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। कर लेंगे ना, किस तरह से करना है आपको पता चल गया है, ठीक है। अब देखो एक एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा ले रहे हैं जहाँ मैंने एसिटिक एसिड लिया है, ठीक है ना। सेम ये कई मैकेनिज़्म होगा, वैसे मुझे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, कैसे बनता है। सिस एल्कीन बना दो, ये लो बना दी सिस एल्कीन, ये H और ये दूसरा H जो इस एसिटिक एसिड से आया है वो दोनों सेम फेस में आके जुड़ जाएंगे और हमें क्या दे देंगे, सिस एल्कीन, ठीक है ना। सिन एडिशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसका भी मैकेनिज्म बनाऊंगी तो देखो सेम यही तो मैकेनिज्म करना है। R की जगह दोनों CH3 है, ये लो लगा दो, आपको तो बनाना है दोबारा है ना, ये तो बोर्ड है तो मैडम तो कुछ भी करेगी। अब देखो ये हुआ ना, अब जो यहाँ पहले D आ रहा था अब यहाँ क्या आएगा, H आएगा। ये यहाँ मैथिल है अपने, लगा दो इनको। ये लास्ट में भी हमें क्या मिल गया है, सिस एल्कीन, यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, समझ गए ना। तो हमें एल्काइन से जब सिस एल्कीन बनानी हो, एल्काइन से जब हमें सिस एल्कीन बनानी हो तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लिंडलार कैटेलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लिंडलार कैटेलिस्ट जो है वो क्या काम करता है, वो एल्काइन से एल्कीन बनाता है, वो भी कैसा एल्कीन, सिस एल्कीन, ठीक है। और अगर हमें सिस एल्कीन बनाना हो तो हम डाई सी एमाइल बोरेन या कह दो हाइड्रोबोरेशन भी एल्काइन का हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, ठीक है ना। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब दोनों जो बोरोहाइड्राइड हैं उनका एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन, मतलब स्टीरियो फिक्स है, इसका सिस ही मिलता है, इसलिए ये रिएक्शन है स्टीरियो सेलेक्टिव। सेलेक्टिविटी क्या होती है कि हम किसी एक प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ना, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है ना। ये है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो रिडक्शन ऑफ एल्काइन
एल्काइन का ही हम रिडक्शन करवाएंगे फर्स्ट ए मेटल से, यानी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हमें यूज़ करना है। लिक्विड अमोनिया हमें एज ए सॉल्वेंट यूज़ करना है। प्रोटॉन सोर्स हमें यहाँ पर यूज़ करना है अल्कोहल या अमोनियम क्लोराइड, जस्ट लाइक बर्च रिडक्शन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब आप एल्काइन का रिडक्शन करवाओगे तो एल्काइन के रिडक्शन से क्या मिल जाएगा हमें, एल्काइन के रिडक्शन से हमें मिल जाएगा एल्कीन, ठीक है ना, एल्कीन हमें मिल जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम एल्कली मेटल्स की हेल्प से एल्काइन का क्या करेंगे, आगे रिडक्शन हम करवाएंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा अभी का जो मटेरियल है वो हम यही फिनिश रखते हैं, और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस विथ एल्कली मेटल्स। समझ रहे हो आप। तो आज का हम यही फिनिश कर रहे हैं, ठीक है।